हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर का टॉपिक। तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था दो या दो से अधिक निकायों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी विशेष स्थिति तक विस्थापित करने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसका मतलब यह है कि हम किसी द्विध्रुव को जब शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी विशेष स्थिति तक लाते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उस कार्य को ही। जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो वह शून्य ऊर्जा की स्थिति में होता है। शून्य ऊर्जा की स्थिति क्या होती है? जब कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थित होता है तो उसे शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं। जैसे यह कोई विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, इसमें एक द्विध्रुव उपस्थित है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश। जब दोनों आर दूरी या किसी निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे द्विध्रुव कहते हैं। तो ये इसके लंबवत स्थित है 90 डिग्री पर। यह तो हो गया विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, और ये द्विध्रुव स्थित है यहाँ पर तो है प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर है माइनस क्यू आवेश, इसके लंबवत मतलब 90 डिग्री पर। तो हम इसे शून्य ऊर्जा की स्थिति कहेंगे। जब इसको हम थीटा डिग्री तक घुमाते हैं, इसको हम इस विद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री पर घुमाते हैं 90 डिग्री से थीटा डिग्री, तो ये प्लस क्यू आवेश यहाँ आ जाएगा और माइनस क्यू यहाँ पर चला जाएगा। तो अब देखते हैं इसको घुमाने में किया गया कार्य, और वो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। समरूप विद्युत क्षेत्रों में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। जब विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव उपस्थित होता है तो उसके कारण बल आघूर्ण होता है टो इक्वल टू पीई। तो ये तो हो गया टो पीई साइन थीटा। अतः द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति थीटा बराबर 90 डिग्री से विशेष स्थिति थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। मतलब इस द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में जो कार्य किया जा रहा है उसी को हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं, और वो उसका कार्य होगा। तो W इक्वल टू 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक हम इसका समाकलन कर देंगे इस टो का, तो टो डी थीटा। तो W इक्वल टू यहाँ पर हम टो का मान रख देंगे पीई साइन थीटा, और पीई बाहर ले लेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, और साइन थीटा में चेंज हो रहा है 90 से थीटा। तो हम साइन थीटा का समाकलन कर देंगे, वो आ जाएगा माइनस कोस थीटा, और इसकी लिमिट है 90 डिग्री से थीटा। यहाँ पर हम इसकी लिमिट को पुट कर देंगे, तो माइनस कोस थीटा और माइनस से कोस थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, और कोस थीटा 90 डिग्री। कोस 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या माइनस पीई कोस थीटा। तो अब आगे देखते हैं हम। तो W इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। यही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जो ये कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो U इक्वल टू डब्लू। तो U इक्वल टू, तो अब W को हम यहाँ पर रख देंगे इसका मान माइनस पी कोस थीटा। हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कोस थीटा, तो इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में, जब ये स्थायी संतुलन की स्थिति में कब होता है? जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है। तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान मिनिमम होगा। तो U मिनिमम इक्वल टू माइनस पी ई। और जब द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है, मतलब अस्थायी की संतुलन की स्थिति कब होगी? जब ये 180 डिग्री घूम जाएगा, मतलब थीटा का मान 180 डिग्री होगा। तो U मैक्सिमम, इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा 180 डिग्री पर। तो U मैक्सिमम बराबर पीई। अब देखते हैं हम चालक स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है, अर्थात आवेश का स्थानांतरण आसानी से होता है। चालक किसे कहते हैं? चालक कहते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है और जिसमें आवेश का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। मतलब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्थानांतरण करते हैं तो उससे विद्युत बनती है। तो आवेश चालकों में आवेश वाहकों के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
किसी भी चालक में मतलब आवेश होते हैं, उनमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी भी विद्युत धारा में आवेश प्रवाह होता है तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा का चालन करते हैं। किसी भी धारा के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल्स आदि ही धारा को प्रवाहित करते हैं। तो इसमें चालकों में आवेशवाहकों के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। चांदी प्रकृति का सर्वोत्तम चालक है। जो धातुओं में चांदी है वो सबसे अच्छा चालक होता है। सभी धातुएं जलीय घोल, अम्ल, लवण, क्षार, पृथ्वी, मानव शरीर आदि चालक होते हैं। ये चालक की कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे धातुएं हो गई, जलीय घोल हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया, क्षार हो गया, पृथ्वी हो गई, मानव शरीर हो गया। ये सभी चालक के रूप में होते हैं। शुद्ध जल कभी भी विद्युत का चालक नहीं होता है। हम सोचते हैं कि जो जल होता है उसमें करंट कैसे आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिसके कारण उसमें करंट आता है। लेकिन अगर शुद्ध जल होगा वो, तो उसमें करंट नहीं आएगा कभी भी। अब देखते हैं आगे। स्थिर विद्युतिकी में चालकों के परिमाण। आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। मतलब किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, उसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसीलिए तो हमें कहा जाता है कि जब भी मौसम खराब हो और बिजली कड़क रही हो तो हमें किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाना है जो चारों तरफ से बंद हो, क्योंकि वो चालक के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। मतलब उसके अंदर कोई करंट उपस्थित नहीं होता है। जब हम कार के अंदर बंद हो जाते हैं या बैठ जाते हैं तो वहाँ पर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। उसकी सतह पर अवश्य चालक होता है, विद्युत धारा होती है, लेकिन उसके अंदर नहीं होती। तो आवेशित चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लंबित होता है। तो किसी भी चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान लंबित होता है। स्टैटिक स्थिति में चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। किसी भी चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश उपस्थित नहीं होता है। चालक के संपूर्ण आयतन में विद्युत विभव नियत रहता है, जो उसके पृष्ठ के विभव के समान होता है। किसी भी चालक के संपूर्ण आयतन में विद्युत विभव नियत रहता है, जो उसके पृष्ठ के विभव के समान होता है। आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी भी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब देखते हैं हम परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ऐसे विद्युतरोधी पदार्थ जो अपने में से धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जब उन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो विद्युत का प्रभाव दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, कागज, मोम, अभ्रक, एबोनाइट आदि। जब ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जब इन्हें किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये विद्युत धारा का प्रवाह दिखाते हैं। मतलब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब इसे हम किसी एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र, मतलब जहाँ पर विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें रखते हैं तो वो धारा का प्रवाह करते हैं। जब कोई लकड़ी होती है वो भी एक ही धारा का प्रवाह नहीं करती है, लेकिन जब हम उसे बहुत ज़्यादा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ले जाते हैं तो वो धारा का चालन करने लग जाती है, तो उसे हम परावैद्युत पदार्थ कह सकते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ध्रुवीय परावैद्युत या ध्रुवीय परावैद्युत, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं या परमाणुओं में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों का वितरण केंद्र अलग अलग होता है, तो उन्हें ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। जब हम देखते हैं कि किसी अणु या परमाणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का वितरण केंद्र है वो अलग अलग है, मतलब इसके धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का केंद्र अलग अलग है, उनके मध्य कुछ ना कुछ दूरी है, तो उसे हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लस का यहाँ पर और माइनस का यहाँ पर अलग अलग दूरियों पर हैं,
एक विशेष निश्चित दूरी पर है तो हम उसे दूरी पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। अब देखते हैं आगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी अणु या परमाणु अनियमित व्यवस्थित होते हैं। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है वहाँ पर अणु और परमाणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण कोई द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो सभी अणु या परमाणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। पहले तो जब जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है वहाँ पर तो सभी अणु या परमाणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, और लेकिन जब उनमें किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो एक संरेखित रेखा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने लग जाता है जब वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं दूरी पराविद्युत पदार्थ के, जैसे HCl हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया आदि। तो अब इसे डायग्राम से समझते हैं हम। तो यह कोई हम बॉक्स ले लेते हैं या कोई चालक ले लेते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों आवेश उपस्थित हैं। तो ये बिखरे हुए हैं, मतलब इनका कोई व्यवस्थित रूप नहीं है, कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे। तो ये एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर देते हैं, क्योंकि किसी की दिशा किस दिशा में होगी, दूसरी की दूसरी दिशा में होगी, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब इस पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते, मतलब E का मान 0 होता है, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी 0 होगा, मतलब कोई द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित नहीं होगा। लेकिन जब इस पर हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में। हम इस साइड से इसमें विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए, तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। अब देखते हैं हम इसे HCl अणु के रूप में। तो यह हो गया H+ और ये हो गया Cl-। तो ये माइनस से प्लस की ओर जब हम ये विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी इसी दिशा में प्रेरित होगा। और ये हो गया H2O, ये तो हो गया O2, और ये हो गया H+ और H+। ये O2 नहीं है, सिर्फ O वही है, तो ये तो हो गया O, और ये H+ और H+, ये O-। तो माइनस से प्लस की ओर विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी इसी दिशा में होगा, मतलब O से प्लस H+ की तरफ होगा, O- से H+ की ओर होगा। तो ये H2 अणु के लिए हो गया। तो इनके मध्य, इन दोनों के केंद्र के मध्य कुछ दूरी है, तो ये ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ हो गया। अब देखते हैं हम अध्रुवीय पराविद्युत नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं या परमाणुओं में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों का वितरण केंद्र संपाती होता है, एक ही होता है, तो उन्हें अध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं। जब किसी अणु या परमाणु का धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का वितरण केंद्र है वो एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं, मतलब एक ही स्थान पर तो प्लस का और उसी स्थान पर माइनस का वितरण केंद्र हो, तो उसे हम अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रेरित होता है। उसी की तरह है ध्रुवीय पराविद्युत की तरह, जब इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये उसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रेरित होने लग जाता है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है H2, O2, N2, CO2 आदि। तो इसे हम जब एक चालक लेते हैं जिसमें इसके प्लस और माइनस दोनों का वितरण केंद्र एक ही स्थान पर है, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा। लेकिन जब हम इस पर कोई विद्युत क्षेत्र लगाते हैं
तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। माइनस तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और प्लस हो गया है इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इसके कारण एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा या प्रेरित होगा। तो H2 अणु के लिए देखते हैं। तो H2 अणु में एक H+ और दूसरा H-, और इन दोनों का वितरण केंद्र एक ही स्थान पर या संरेखित है, एक ही स्थान पर उपस्थित होगा। मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का एक ही स्थान पर उपस्थित होगा। तो ये हो गए अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। और अब देखते हैं CO2 अणु में। तो CO2 में O2 हो गया, ये दोनों तरफ, ये तो हो गया O और ये भी हो गया O और ये हो गया C। तो इन तीनों का वितरण केंद्र एक ही स्थान पर उपस्थित होगा, चाहे C के सेंटर में उपस्थित हो या इसके आसपास कहीं उपस्थित हो, लेकिन इन दोनों का वितरण केंद्र एक ही स्थान पर उपस्थित होगा। तो ये ध्रुवीय अणु हो गए। अब देखते हैं पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण। पोलराइजेशन। किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना को पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। जब हम किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है, तो उस घटना को हम पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। रेखीय समदैशिक पराविद्युत। ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती एवं विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। तो ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, मतलब इसके प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो, कि जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाए वैसे वैसे द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़े, और उसका मान विद्युत क्षेत्र का मान कम करे तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी कम हो, एवं विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, और इसका मान विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तो उसे हम रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ कहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है और हमारे चैनल के अबाउट में भी उपलब्ध है। थैंक यू।